हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भौतिकी यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों, इसका लास्ट पार्ट आज के सेशन में आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। यानी कि इसका हम लोगों ने 3 भाग कंप्लीट कर लिया है। आज इसका चौथा भाग होगा और आज ही हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया था इससे संबंधित थोड़ा सा फटाफट आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिए। प्रकाश के बारे में जान लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश के गुण को जाना था अच्छी तरीके से, और यहाँ से आपका शॉर्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है बच्चों। मैंने बताया था भी सेकंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में, है ना। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, इसके कितने नियम हैं, इन सबको जान लिया था। फिर उसके बाद प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद दीप्तिमान, अदीप्त वस्तु, और उसके बाद पदार्थों के प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी, ये सब के पारभासी, ये सब के बारे में जाना था। फिर किरण किसे कहते हैं, किरणपुंज किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, ये सब के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना था बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी कण पर पड़ती है तो वो क्या करती है, ऊष्मा को थोड़ा सा अवशोषित करके उसको फैला देती है, वही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। और इसके बाद हम लोगों ने जाना था आपका प्रतिबिंब के बारे में, और इसके बाद इसका प्रकार क्या कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और दोनों में अंतर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और जो है मुख्य रूप से अंतर ही आपका पूछा जाता है बार बार। फिर हम लोगों ने दर्पण के बारे में बात किया था, इसका कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हम लोगों ने अवतल दर्पण तक पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, और इसके सारे चीज़ों को जान लिया था हम लोग। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहा जाता है, इसका वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, ध्रुव किसे कहा जाता है, प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया था। और अवतल दर्पण का सारा गुण को देख लिया था, उसका उपयोग को देख लिया था, और किस प्रकार से वो प्रतिबिंब बनाता है वो सबको देख लिया था। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आई थिंक पिछले का तीनों पार्ट आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट वो सब देख लीजिएगा, ताकि इस सेशन के बाद हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन करेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण। अगर आपको पूछे कि उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, तो आप लोग को सीधा सीधा बता देना वैसा दर्पण जिसका जो है अंदर की सतह क्या हो, कलर किया हुआ हो, पेंट किया हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका आंतरिक सतह पेंट किया हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या फिर दूसरा इसका डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर का सतह क्या हो, आपका परावर्तक सतह हो। वह जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतहों से होता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे ही कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखने को आपको मिलेगा बच्चों, देखिए अंदर की सतह क्या है, आपका कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। या फिर आपको इस तरह से आप लोग देखिएगा, इसका बाहर का सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इस सतह से, बाहर वाले सतह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो सी है यानी कि आपका हो गया वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बाद ये आपका फोकस है, ये आपका पी जो है आपका ध्रुव हो जाएगा, है ना, और ये आपका बाहरी सतह हो जाएगा जो आपका प्रकाश का क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, जब भी प्रकाश की समांतर किरणपुंज उत्तल दर्पण पर आएगा तो वो हमेशा कैसे टकरा के जाएगा, फोकस से होकर के जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, कैसा होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका समांतर किरण आ रही है, किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका कैसे जाएगा, तो फोकस से होकर के जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि आपको वो फोकस की तरफ से निकल रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं किस बिंदु पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण के आगे विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, कभी भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपका इसके बारे में यही पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। पहला ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा चीज़ है इसका पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का जो आपका फोकस दूरी होता है, फोकस जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक, तो इसका होता है धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक कैसे होता है अभी आगे मैं आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा, अभी जस्ट आज ही के सेशन में। उसके बाद उत्तल दर्पण जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब या उल्टा प्रतिबिंब, ये भी पूछा जाता है, तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इससे एक प्रश्न बनता है आपका, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसका भी प्रश्न एक बनता है। ठीक है, अभी जस्ट हम ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिए, उसके बाद मैं आपको उपयोग में बता दूंगा कि इसका उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन छूटे ना, अगर
अगर आ भी जाए तो जब वस्तु को उत्तल दर्पण के कहाँ पर रखें, आगे ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के यहाँ पर इस साइड में रखेंगे, तो यहाँ पर वस्तु को रखने से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो आपका फोकस से थोड़ा सा, फोकस और पी यानी कि ध्रुव के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा, देखिए एस पॉइंट पर बन रहा है यहाँ पर, तो एफ और पी के बीच यहाँ पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच बन रहा है। और हमेशा उत्तल दर्पण है तो हमेशा तो काल्पनिक होगा ही होगा, है ना। उसके बाद दूसरा है वस्तु की अपेक्षा छोटा और सीधा बनाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उत्तल दर्पण जो है कभी भी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि आपका ये अगर आदमी खड़ा है तो इसी प्रकार से ये आदमी इस पार से इसी तरह से आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि सीधा, इसका सर ऊपर ही तरफ रहेगा, इसका भी सर इधर से ऊपर ही रहेगा। लेकिन आपका समतल दर्पण में अगर देखिएगा तो समतल दर्पण में आपका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि वस्तु का दायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है, जबकि अवतल दर्पण में सीधा उल्टा ही बन जाता है बहुत बार, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा चीज़ ध्यान रखने के बाद अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं बच्चों, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के आगे अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, आपका अनंत पर रखा जाए। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, अंदर से क्या हुआ, कलर किया हुआ, ये आपका मुख अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर एक वस्तु को रखा गया, कहाँ पर रखा गया, तो वस्तु को अनंत पर रखा गया, तो वहाँ से प्रकाश आएगी, समांतर किरण इस तरह से आएगी, है ना। और जब इस प्रकार से आएगी किरण बच्चों, तो ये आपका क्या फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आने के क्रम में ये कैसा हो जाएगा, समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा। और ये जाकर के लगेगा कि ये फोकस में जाके कट रहा है, तो कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा काफ़ी छोटा और सीधा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सीधा तो बनाएगा ही, साथ साथ हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगर अब है तीसरा आपका पोजीशन, तो जब वस्तु को कहाँ पर रखें, वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव पर रख दिया जाए। कहाँ पर रख दिया जाए, ध्रुव पर ही रख दिया जाए, तो बनेगा कहाँ पर, तो ध्रुव पर ही बनेगा, मतलब कि वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी कि पी पर रख देंगे बच्चों, तो प्रतिबिंब वहीं ध्रुव पर बनेगा। जब ध्रुव पर बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा, वस्तु के लगभग बराबर होगा और हमेशा ये सीधा होगा। सीधा तो होता ही होता है ना, और आभासी तो होता ही है। ये सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं इसलिए पढ़ा दिया बच्चों की, हो सकता है ये कभी क्वेश्चन आया हुआ है नहीं इस सेक्शन से, तो हो सकता है कि बाई चांस आ जाता है या आपका सिलेबस में है ज्वाइन किया हुआ, तो इसलिए मैं बता दिया आपको। आगे बात करते हैं दर्पण की चिन्ह परिपाटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। दर्पण की चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके समझे बिना आप लोग जो है किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है तो आप उसका आंसर नहीं कर सकेंगे बिना चिन्ह परिपाटी के, ठीक है। किसी दर्पण ध्रुव को मूल बिंदु मारकर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सभी को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, वस्तु जो दर्पण का जो आपका ध्रुव होता था बच्चों, उसको हम लोग मान लेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु मानने के बाद हम उसको भाग दे देंगे, यानी कि 4 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है, इस प्रकार से बांट देंगे। और मान लीजिए ये आपका हो गया दर्पण और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो अब इस पॉइंट को लेकर के हम लोग ये मानेंगे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सबको कब किसका जो है चिन्ह प्लस होगा, किसका चिन्ह माइनस होगा, यानी कि किसका धनात्मक होगा, किसका ऋणात्मक होगा। जब इसको हम लोग निश्चित कर देते हैं तो यही कहलाता है आपका चिन्ह परिपाटी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़, तो ये आपका हो गया ध्रुव, यानी कि आपका हो गया पोल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, जितनी भी वस्तुओं को रखा जाएगा, वस्तु को हमेशा दर्पण के आगे की ओर रखी जाती है। तो दर्पण के आगे की ओर रखी जाती है, मतलब उसको बाईं ओर रखा जाएगा। और हमेशा आपको लिखना है वस्तु दूरी जो होगी वो हमेशा माइनस में होगी। वस्तु दूरी को यू से दर्शाया जाता है, तो यू का मान कितना होगा, हमेशा माइनस होगा। हमेशा जब भी आपको बोला जाए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, मतलब यू बराबर -10 लेना है आपको, ठीक है। अगर बोला जाए कि एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो मतलब कि यू बराबर -25 लेना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर वस्तु मान लीजिए ये आदमी है खड़ा, तो इस प्रकार से ऊंचा हो जाएगा बच्चों। तो इस ऊंचा यानी कि ऊपर की तरफ जो होती है, ये कैसा होता है, प्लस होता है कि माइनस। हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं ना मैथ में, तो मुख्य रूप से जो भी ऊपर होता है बच्चों उसका होता है प्लस। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ यानी कि आपका मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होती है, प्लस होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ मापी गई दूरियां माइनस होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। और मूल बिंदु से दाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि प्लस होगी।
और इस मूल बिंदु ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई सारी दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान आया सब कुछ ये सारा चीज़। अब इसमें से आप लोगों को कैसे निश्चित करना है सारा चीज़। मान लीजिए ये आपका वस्तु दूरी, वस्तु को खड़ा करके रखा गया इस प्रकार से ऊंचा, तो कैसा लेंगे, वस्तु की ऊंचाई को कैसा लेंगे बच्चों, वस्तु की ऊंचाई को जो है, अगर मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई का अनुपात यानी कि हाइट जो है h1 है, तो h1 जो हाइट है उसको कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की तरफ रखेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, तो वस्तु कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे बन रहा है, उल्टा है तो नीचे की तरफ मापी गई दूरियाँ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी h2, इसको हम लोग लेंगे माइनस में। समझ में आया। उसी प्रकार से जो आपका वस्तु दूरी होगा, वस्तु दूरी को कैसा लेंगे, हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस होगी, तो u बराबर माइनस लेंगे हमेशा, यानी कि नेगेटिव लेंगे। उसी प्रकार से यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अगर दर्पण के पीछे की तरफ बनती है यानी आभासी बनता है, तो मूल बिंदु के अगर दाईं तरफ बनता है तो वहाँ पर हम लोग लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी को दर्शाया जाता है भी से, तो भी बराबर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए हम फटाफट थोड़ा सा दर्शा देते हैं सारा चीज़। वस्तु दूरी u, इसको कैसा, हमेशा नेगेटिव लेंगे। समझ में आया। भी यानी कि आपका प्रतिबिंब दूरी दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आपका आभासी बन रहा है यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव यानी कि प्लस में। और अगर आपका आभासी प्लस, यानी कि आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आभासी के लिए कैसा है, प्लस बन जाएगा, धनात्मक। और ऋणात्मक बनेगा तो मतलब यहाँ पर कैसा होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तभी हम लोग ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, समझ में आया सारा चीज़। अब मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है बच्चों, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस तरह से लेंगे। तो वस्तु की ऊंचाई को हमेशा आप लोग को पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर ही रखा जाता है वस्तु को, तो हमेशा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अब हम लोग अगर ये आपका h1 से दर्शाया जाता है वस्तु की ऊंचाई को। अगर बात की जाए h2 यानी कि आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई को, h2 को, तो h2 दोनों हो सकता है बच्चों, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा प्राप्त होता है, यानी कि सीधा प्राप्त होगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा, सीधा होगा, तो वहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग को लेना है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, सीधा या काल्पनिक आपको प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। और माइनस कब होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब भी वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा बच्चों, तो नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका वस्तु का मान लीजिए ऊंचाई है, ऊपर की तरफ है तो प्लस हो गया, नीचे की तरफ ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा। इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर इस तरफ वस्तु को रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, चिन्ह परपट्टी का कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आइए अब हम लोग निकाल लेते हैं आवर्धन। आवर्धन किसको कहेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 से 3 बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। किसी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात को, या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई है आपका h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई है h2, तो यहाँ पर सॉरी बच्चों, मुख्य रूप से ध्यान देना है कि अब h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग h2 बटे h1 निकालेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रख देंगे और वस्तु की ऊंचाई को नीचे रख देंगे, और इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो जो निकलेगा इसका अनुपात, उसको हम लोग बोल देंगे आवर्धन। आवर्धन से हमको ये पता चलता है बच्चों कि प्रतिबिंब जो है कितना गुना बड़ा है, कितना छोटा है, इस तरह से हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है बच्चों कि आवर्धन का अनुपात क्या होता है, यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, वहाँ पर आपको अलग अलग दे देगा। आवर्धन का कभी दे देगा मीटर, डायऑप्टर, उसके बाद आपका न्यूटन, फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आवर्धन होता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन, उसका कोई भी अनुपात नहीं होता है। कैसे, जैसे h2 बटे h1। अब सारा चीज़ अगर मान लीजिए h2 किस में, हाइट किस में होगा, मीटर में होगा मान लीजिए, और ये भी मीटर में, तो मीटर कैंसिल हो गया, तो कोई अनुपात, कोई इसका एसआई मात्रक होगा बच्चों, एसआई यूनिट नहीं होगा ना। तो आप लोग को ध्यान रखना, ये एसआई यूनिट इसका नहीं होता है, ये आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, और आवर्धन को जो है m से डिनोट किया था, m बराबर कैसे लिख देंगे, m बराबर h2 बटे h1। समझ में आया सारा चीज़, ये कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना बच्चों। चले अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा माना कि कोई वस्तु को दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखा गया, कितनी दूरी पर, u दूरी पर रखा गया है, और जिसका जो प्रतिबिंब जो है v दूरी पर बनता है। वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h डैश है। h1 और h2 के जगह क्या क्या ले लिया यहाँ पर, h और h डैश ले लिया है। तो आवर्धन का मान कितना होगा, तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, तो m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बचे h। तो ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव के रूप में। आवर्धन बराबर होता है h बटे h डैश, h डैश बटे h, अलग अलग दे देगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब कि h डैश बटे h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रियाकलाप किया गया है। m बराबर आपका इमेज की ऊंचाई h डैश और बटे h हो गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लिया गया है
माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू अगर क्या हो यहाँ पर, मतलब कि जब इसको सेट करेंगे बच्चों सही से, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा फॉर्मूला माइनस वी बटे यू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। चलिए अब हम लोग जो है मुख्य रूप से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध यानी कि f बराबर r/2। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैं सिद्ध कर दिया हूँ कॉपी में f बराबर r/2 को बहुत गजब तरीके से। और ये प्रश्न जो है आपका 3 से 4 बार आया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, f बराबर r/2। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा दे देता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो वहाँ पर आपको अलग अलग देगा, कभी देगा f बराबर r/2, f बराबर r/3, f बराबर r/4, इस प्रकार से अलग अलग दे देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा f बराबर जो है r/2 होता है। अब इस f बराबर r/2 में कुछ अगर आप लोग काम करेंगे तो बच्चों देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए f बराबर हो गया अब r/2। अब यहाँ पर r को रहने दीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। तो कभी कभार f बराबर r/2 दे देता है, कभी कभार r बराबर 2f ये दे देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज़ आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर दे दिया हूँ मैं कॉपी में सिद्ध करके सारा चीज़ अच्छी तरह से। अब देखिए दर्पण सूत्र यानी कि आपका मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब कि ये आपका दर्पण सूत्र होता है बच्चों। तो ये सब आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना सारा चीज़ था आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें समझने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।